क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेसन 8 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। 8 गति और दूरियों का मापन। मोशन क्या है? हमारे आसपास तरह तरह की चीज़ें हैं, कुछ सजीव भी हैं और कुछ निर्जीव भी। गति सजीव वस्तु का मुख्य लक्षण है। निर्जीव वस्तु स्वयं गति नहीं करती, उन्हें बाहरी ताकतों द्वारा प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए पेड़, खेत, घर, कुर्सियां और दीवारों पर टैप चार्ट सभी आराम की स्थिति में हैं, यानी वे हिलते नहीं हैं। जबकि बग, ट्रक, साइकिल, कार, ट्रेन, पक्षी, हवा, हमारे शरीर में खून, बारिश की बूंद, दिल सभी हैं गति में। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई वस्तु गति में है या आराम में है? आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई वस्तु मोटो में है या आराम में है? इसे समझने के लिए अपने आसपास की वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन्हें नीचे दिखाए अनुसार 2 समूहों में व्यवस्थित करें। आराम से घर, गति में चिड़िया। आराम से पेड़, घड़ी। आराम से बिजली के खंभे, गति में घड़ी की सुइयां। गति में बसें, कारें, साइकिलें। गति में हवा। आपने देखा होगा कि पक्षी पेड़ों के संबंध में अपनी स्थिति बदलते हैं, जबकि पेड़ सड़क पर किसी भी बिजली के खंभे के संबंध में अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। कलाई घड़ी और पेड़ आराम की स्थिति में है, जबकि पक्षी और कलाई घड़ी की सुइयां घूम रही हैं। पेड़ ऐसा कह सकते हैं। कोई वस्तु गतिमान तब कही जाती है जब वह किसी स्थिर वस्तु के संबंध में अपनी स्थिति बदलती है। यदि किसी स्थिर वस्तु के संबंध में समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदलती है तो कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है। हम एक ही समय में आराम और गति दोनों कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम चलती बस में बैठे होते हैं तो बस में सीटों के संबंध में हम आराम की स्थिति में होते हैं और बस के बाहर पेड़ों, इमारतों और बिजली के खंभों के संबंध में हम गति में होते हैं। कभी कभी किसी वस्तु की गति बहुत धीमी होती है और हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि वह गति में है या विश्राम में है। उदाहरण के लिए, घड़ी की घंटे की सुई। पहली नज़र में यह आराम की स्थिति में प्रतीत होता है, लेकिन कुछ समय बाद यह एक अंक से दूसरे अंक पर अपनी स्थिति बदलता है, तब हमें पता चलता है कि यह गति में है। इसके अलावा पृथ्वी की गति को महसूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब ये सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी घूम रही है। इसे सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना से देखा जा सकता है। अतः विश्राम और गति सापेक्ष शब्द हैं। परिवहन की कहानी दूसरा संस्करण। या आज हमारे पास परिवहन के अनेक साधन हैं। हम रिक्शा, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। हालांकि बहुत पहले परिवहन का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। लोग पैदल ही आवाजाही करते थे। वे या तो स्वयं या जानवरों की सहायता से माल ढोते थे। नावें बनाने का विचार तब आया होगा जब लोगों ने लकड़ी के लट्ठों को पानी पर तैरते हुए देखा होगा। उन्हें एहसास हुआ कि नावें हो सकती हैं। नदियों पर परिवहन के अच्छे साधन। आरंभिक नावें लकड़ी के लट्ठों को खोखला करके बनाई जाती थीं। बाद में लोगों ने लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बेहतर नावें बनाना सीखा। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि मछली के आकार में बनी नाव पानी में तेजी से चल सकती है। पहिए के आविष्कार ने परिवहन में क्रांति ला दी। घोड़ों जैसे जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां परिवहन का तेज और अधिक कुशल साधन प्रदान करती हैं। स्वपरीक्षा पहिया। 18वीं सदी में जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन के आविष्कार ने परिवहन के साधन को थोड़ा तेज बना दिया। भाप इंजनों का स्थान आधुनिक समय के पेट्रोल और डीजल इंजनों ने ले लिया। परिवहन के साधनों में क्रांति आ गई है। आजकल इलेक्ट्रिक इंजनों ने परिवहन को तेज और तेज बना दिया है। 20वीं सदी में हवाई जहाज और सुपरसोनिक जेट के आविष्कारों ने परिवहन को और भी तेज बना दिया है। यहाँ पहले के समय में इस्तेमाल होने वाले और अब भी इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवहन को दिखाया गया है। ज्ञान योग बातें। परिवहन के प्राचीन एवं आधुनिक साधन। मछली का आकार सामने की ओर नुकीला और पीछे की ओर संकीर्ण होता है। ऐसी आकृति को सुव्यवस्थित आकार के रूप में जाना जाता है। यह मछली को पानी में आसानी से काटने में मदद करता है। नावें, जहाज और एरोप्लेन पतले आकार में बनाए जाते हैं। गति के प्रकार। वस्तुएं विभिन्न तरीकों से गति करती हैं। हम गति को कुछ प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 1. रेक्टिलिनियर मोशन। क्या आपने कभी गौर किया है? वे एसआईएल में। दोबारा, आपके गणित शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर चौक से एक सीधी रेखा खींच रहे हैं। चाक के सभी कण एक सीधी रेखा में चलते हैं। इसी प्रकार सीधी रेल पटरी पर चलती रेलगाड़ी, गणतंत्र दिवस पर सैनिकों का मार्च पास्ट, स्वतंत्र रूप से गिरता पत्थर, सीधी रेखा में गति के उदाहरण।
तो जब कोई वस्तु समय के साथ एक सीधी रेखा में अपनी स्थिति बदलती है तो उसे सीधी रेखा में गति में कहा जाता है। कैरम बोर्ड पर चलने वाले सभी स्ट्राइकर सीधी गति में होते हैं। 2. घूर्णी गति। घूमते हुए शीर्ष की गति पर ध्यान देने का प्रयास करें। और पंखे के ब्लेड, वे एक निश्चित अक्ष के चारों ओर एक वृत्त में घूमते हैं। यही स्थिति कुम्हार के चाक, सिलाई मशीन के चाक और विशाल चाक के मामले में भी है। साथ ही पृथ्वी और चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हैं। इसलिए एक गति को घूर्णी गति कहा जाता है यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदले बिना एक निश्चित अक्ष के चारों ओर एक गोलाकार पथ पर चलती है। कभी कभी सीधी और गोलाकार गति एक साथ हो सकती है। उदाहरण के लिए एक दंत चिकित्सक की ड्रिलिंग मशीन, एक कार के पहिए और साइकिल, स्कूटर, ट्रेन आदि। पहिए अपनी धुरी के साथ साथ एक सीधी रेखा में चलते हैं। 3. दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन। क्या आपने झूले पर सवारी की है? आप आराम की स्थिति के साथ खड़े होते हैं और इधर उधर घूमते हैं और स्थिति के साथ बदलते समय आप आराम की स्थिति से गुजरते हैं। किसी वस्तु की उसकी आराम की स्थिति के बारे में गति या कंपन को दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पेंडुलम और स्विंग की गति। 4. कंपन गति वाइब्रेटरी मोशन। कंपन गति वह गति है जिसमें एक पिंड दोलनशील गति से गुजरता है और शेष पिंड आराम की स्थिति में रहता है। जब हम किसी तार वाले वाद्य यंत्र, गिटार, सितार आदि के तार को छेड़ते हैं तो केवल तार कंपन करता है जबकि उपकरण स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए गिटार के तारों की गति। वास्तव में तबला, ड्रम, वायलिन जैसे सभी संगीत वाद्य यंत्र कंपन गति दर्शाते हैं। गतिविधि -3। पेंडुलम का आवर्तकाल ज्ञात करना। एक साधारण पेंडुलम लें और चित्र में दिखाए अनुसार इसे एक मजबूत आधार से बांधें। एक स्टॉप वॉच लें। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। यदि नहीं, तो अपने शिक्षक से अपने प्रयोग में मार्गदर्शन करने के लिए कहें। धात्विक बॉब को स्थिति ए पर लाएं और फिर छोड़ दें। जैसे ही आप इसे छोड़ें, स्टॉप वॉच चालू करें। बॉब के अपनी मूल स्थिति में वापस आने की प्रतीक्षा करें। जैसे ही वह वापस आए, घड़ी बंद कर दें, समय रिकॉर्ड करें। व्यायाम को कम से कम 4 बार दोहराएं। आप अपनी रिकॉर्डिंग से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 5. आवधिक गति पीरियोडिक मोशन। दोलनशील और कंपनात्मक दोनों गतियों में गतियां दोहरावदार होती हैं और एक दोलन या कंपन को पूरा करने में लगने वाला समय समान रहता है। तो वह गति जहां कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, उसे आवधिक गति पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। उदाहरण, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हर 30 दिनों के बाद दोहराई जाती है और इस प्रकार यह एक आवधिक गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवर्ती है क्योंकि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 1/4 दिन लगते हैं। घड़ी की सुइयों की गति भी एक आवर्ती गति है। वह गति जो समय के नियमित अंतराल पर दोहराई नहीं जाती, गैर आवधिक गति कहलाती है। उदाहरण, जोर जागते समय आपके हाथ का हिलना दोहराव है लेकिन नहीं आवधिक। हृदय की धड़कन एक गैर आवधिक गति है। ये तब अलग होता है जब आप दौड़ रहे होते हैं या तेज चल रहे होते हैं या सोते हुए खाली बैठे होते हैं। दिल की धड़कनें हैं। 6. यादृच्छिक गति रैंडम मोशन। बिना किसी आवधिक गति अनुक्रम या दिशा के गति को यादृच्छिक गति के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, मैदान पर फुटबॉल का एक खिलाड़ी, एक बंदर पेड़ पर हरकतें कर रहा है। भिनभिनाती मधुमक्खी। हॉकी या फुटबॉल के खेल के दौरान गेंद। गौरैया पक्षी की उड़ने की गति। एक से अधिक प्रकार की गति। कई वस्तुओं में एक से अधिक प्रकार की गतियां देखी जा सकती हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की गतियों का संयोजन। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। 1. सीधी सड़क पर चलती हुई एक ऑटोमोबाइल एक रेखीय गति में चलता है और इसके पहिए गोलाकार गति में घूमते हैं। 2. सिलाई मशीन की गति। सिलाई की सुई। मशीन दोलन करती है और उसका पहिया गोलाकार गति में घूमता है। 3. पृथ्वी की गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहती है। इस प्रकार एक साथ वृत्ताकार गतियां 2 प्रकार की होती हैं। 4. कुएं से पानी खींचना। कुएं में वह चरखी जिस पर रस्सी की चाल गोलाकार होती है और बाल्टी की गति रैखिक होती है। माप मेजरमेंट। अपने जीवन में हमें अक्सर निम्नलिखित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 1. जल आप कितने लंबे हैं। B. आप कितने समय बाद ऑफिस जाएंगे। C. 1 कप चाय बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है। D. परिवार को कितने दूध की आवश्यकता है।
हम तब तक सटीक उत्तर नहीं दे सकते जब तक हमारे पास लंबाई, द्रव्यमान, आयतन और समय का माप न हो। आप बिना मापे भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा, जहां उचित अनुमान लगाना कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि आई में पानी की मात्रा 2 से अधिक है कंटेनर, लेकिन माप से पता चलता है कि दोनों कंटेनरों में पानी की मात्रा बराबर है। अपने दैनिक जीवन में हम हर समय माप का उपयोग करते हैं। एक दुकानदार आपको बेचने वाली चीनी की मात्रा को मापता है, डेयरी पर एक व्यक्ति आपको दूध की मात्रा को मापता है, वह आपको बेचता है। एक डॉक्टर आपके बीमार होने पर आपके शरीर के तापमान को मापता है, स्कूल में समय को मापता है ताकि प्रत्येक अवधि समय पर शुरू हो, आदि। इस प्रकार माप हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। नीड फॉर मेजरमेंट, माप की आवश्यकता। कभी कभी जब आप बीमार होते हैं तो आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने आपका माथा छूकर या आपकी नब्ज गिनकर आपका बुखार जानने की कोशिश की होगी, लेकिन हो सकता है कि वह आपके शरीर का सही तापमान बताने में सक्षम न हो। एक अनुमान या मोटा अनुमान गलत जानकारी दे सकता है। शुरुआती दिनों में लोग लंबाई को हथेली की लंबाई, पैर की लंबाई और बांह की लंबाई के रूप में मापते थे। प्राचीन काल में माप का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता था। माप हमारे दैनिक जीवन का आवश्यक हिस्सा है, इसलिए यह सटीक होना चाहिए। अगर कपड़े बिना उचित माप के सिले जाएंगे तो हम स्मार्ट और अच्छे नहीं दिखेंगे। टूल्स यूज्ड फॉर बेसिक मेजरमेंट, बुनियादी माप के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। विज्ञान में हम जो भी माप करते हैं उनमें से अधिकांश का काफी सटीक होना आवश्यक है। बुनियादी मापों को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, सीधी वस्तुओं को मापने के लिए रूलर या मीटर स्केल का उपयोग किया जाता है। मापने वाले टेप का उपयोग घुमावदार और सीधी वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। गतिविधि 2, माप की विभिन्न इकाइयों की तुलना करना। अपने क्लासरूम डेस्क की लंबाई मापें। अपने हस्त विस्तार, हाथ और बांह की लंबाई के साथ दी गई तालिका में अपने अवलोकन रिकॉर्ड करें। अपने परिणाम की तुलना अपने 3 सहपाठियों और अपने शिक्षक से करें। माप की विभिन्न इकाइयों की तुलना। आप देखेंगे कि आपके परिणाम आपके सहपाठियों के परिणामों से थोड़ा भिन्न हैं, लेकिन विद्यार्थियों और शिक्षक के नतीजों में बड़ा अंतर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छात्रों के शरीर के आकार में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन छात्रों और शिक्षक के शरीर के आकार में बड़ा अंतर होता है। मानक इकाइयाँ। अलग अलग स्थानों पर माप की अलग अलग मानक इकाइयाँ बनाई गईं। एकरूपता के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने माप की मानक इकाइयों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। इकाई की इस मानक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली अर्थात एसएल इकाई के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में मानक इकाइयाँ हैं। मीटर, ये लंबाई की मानक इकाई है और इसे एम से दर्शाया जाता है। किलोग्राम, ये द्रव्यमान की मानक इकाई है और इसे किग्रा से दर्शाया जाता है। दूसरा, ये समय की मानक इकाई है और इसे एस से दर्शाया जाता है। केल्विन, ये तापमान की मानक इकाई है और इसे के से दर्शाया जाता है। इन मानक इकाइयों का रखरखाव कैसे किया जाता है? ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों संगठन हैं जो मानक इकाइयों के रखरखाव में शामिल हैं। 1960 में फ्रांस में आयोजित वजन और माप के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद इकाइयों की एक नई तार्किक प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी इकाइयों को अपनाया गया और आज तक माप में इसे एसएल इकाइयों के रूप में पालन किया जाता है। विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता बनाए रखने के लिए इसका पालन करने का प्रयास करते हैं, जो वस्तुओं के निर्यात और आयात के लिए आवश्यक है। भारत में नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल विभिन्न भौतिक मात्राओं की सभी एसएल इकाइयों के लिए राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें मीटर रॉड की तरह सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने वाले मानकों की एक प्रति है। बाजार में आप जो भी किलोग्राम लौह द्रव्यमान या स्नातक मीटर की छड़ें या टेप देखते हैं, वे एनपीएल में रखे गए प्रोटोटाइप की प्रतियां हैं। इन प्रोटोटाइप से कोई भी विचलन अवैध और दंडनीय है। लंबाई, द्रव्यमान और समय की मानक इकाइयाँ। लंबाई 10 मिलीमीटर मिमी इक्वल्स 1 सेंटीमीटर सेमी। 100 सेंटीमीटर सेमी इक्वल्स 1 मीटर मीटर। 1000 मीटर एम इक्वल्स 1 किलोमीटर किमी। द्रव्यमान मास 1000 मिलीग्राम मिलीग्राम इक्वल्स 1 ग्राम ग्राम। 1000 ग्राम ग्राम इक्वल्स 1 किलोग्राम किग्रा। 100 किलोग्राम किलो इक्वल्स 1 क्विंटल। 10 क्विंटल 1 मीट्रिक टन।
समय टाइम 60 सेकंड इक्वल्स 1 मिनट मिनट, 60 मिनट मिनट इक्वल्स 1 घंटा घंटा, 24 घंटा घंटा इक्वल्स 1 दिन, 365 दिन इक्वल्स 1 वर्ष, 10 वर्ष इक्वल्स 1 दशक, 10 दशक इक्वल्स 1 शताब्दी इक्वल्स 100 वर्ष, 10 शताब्दियाँ इक्वल्स 1 सहस्राब्दी इक्वल्स 1000 वर्ष। लंबाई का माप। जब आप बाजार से कपड़ा खरीदते हैं तो दुकानदार मीटर रॉड का इस्तेमाल करता है। जब आप इसे सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं तो वह एक लचीले टेप का इस्तेमाल करता है। आपकी विज्ञान प्रयोगशाला में लकड़ी के मीटर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग माप उपकरणों की सहायता से अलग अलग लंबाई मापी जाती है। चौड़ाई या चौड़ाई, गहराई, मोटाई, दूरी और ऊंचाई लंबाई के सभी माप हैं। रूलर, मीटर स्केल और मापने वाले टेप कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग आमतौर पर लंबाई मापने के लिए किया जाता है। साथ में दिए गए चित्र में 2 छड़ें AB और CD दी गई हैं। इनकी लंबाई लगभग बराबर होती है। हालांकि ये जानने के लिए कि कौन सा लंबा है, हम उन्हें एक साथ रख सकते हैं जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि छड़ CD छड़ AB से लंबी है। हालांकि हम हमेशा चीज़ों को एक साथ रखकर उनकी लंबाई की तुलना करके उन्हें नहीं माप सकते। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कक्षा को पता चलता है कि घर पर खाने की मेज आपकी कक्षा की मेज से अधिक लंबी है या नहीं, तो आप अपनी खाने की मेज को स्कूल में नहीं ला सकते हैं और इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं ताकि आप अपने पेन के साथ थीम की तुलना करके माप सकें। अपनी कक्षा की मेज की लंबाई को अपनी हथेली से मापें और इसकी तुलना खाने की मेज की लंबाई से करें। इसलिए आपको टेबल को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। माप करने के लिए आप किसी तीसरी वस्तु यानी अपने हाथ की हथेली का उपयोग कर सकते हैं या आप स्केल का भी उपयोग कर सकते हैं। 2 वस्तुओं की लंबाई की तुलना करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु को स्केल या इकाई कहा जाता है। पैमाने का उपयोग करने का लाभ यह है कि इसे संभालना आसान है और माप के दौरान ये बदलता नहीं है। लंबाई मापते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। रूलर को मापी जाने वाली लंबाई के बिल्कुल अनुरूप रखें। अपनी आंख को उस बिंदु के ऊपर लंबवत रखें जहां माप लिया जाना है। उपकरण के घिसे हुए हिस्सों का उपयोग न करें। बहुत बार अति प्रयोग के कारण रूलर के सिरों पर लगे निशान मिट जाते हैं। इस मामले में ओ मार्क के बजाय रूलर पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का उपयोग करें। लंबाई प्राप्त करने के लिए इस पूर्ण चिन्ह की रीडिंग को दूसरे छोर पर रीडिंग से घटाएं। एक घुमावदार रेखा का मापन। क्या आप एक घुमावदार रेखा की लंबाई, जैसे कि एक घुमावदार विद्युत तार की लंबाई माप सकते हैं जैसे आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई मापी थी? हरगिज नहीं। घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए आपको एक धागे की आवश्यकता होगी। WMAPQSONGAC। मान लीजिए कि आपको एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापनी है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। एक लंबा धागा लें और उसके एक सिरे पर गांठ लगा दें। घुमावदार रेखा पर छोटे खंड जैसे AB, BC, CD आदि चिह्नित करें जो लगभग सीधे हों। गांठ को घुमावदार रेखा पर बिंदु A पर रखें। अपने बाएं हाथ से बिंदु A पर गांठ को पकड़कर धागे को AB के साथ खींचें और बिंदु B पर अपने दाहिने अंगूठे से दबाएं। अब अपने बाएं अंगूठे को बिंदु B पर ले जाएं और उससे धागे को दबाएं। बिंदु C तक पहुंचने तक धागे को अपने दाहिने हाथ से खींचें। अपने बाएं अंगूठे को बिंदु C पर लाएं और धागे को बिंदु D तक पहुंचने तक फैलाएं। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक आप घुमावदार रेखा के अंत यानी बिंदु L तक नहीं पहुंच जाते। जब धागा अंतिम बिंदु L पर पहुंच जाए तो उस पर स्याही का निशान लगा दें। अब धागे को मीटर पैमाने पर फैलाएं। गांठ और स्याही के निशान के बीच की लंबाई मापें। ये दी गई वक्र रेखा की लंबाई है। अनुमान का महत्व। एक प्रयोग करते समय एक वैज्ञानिक को मात्राओं को बड़ी सटीकता से मापना होता है। 10 मिलीलीटर पानी में 5 ग्राम एक निश्चित रासायनिक पदार्थ मिलाने के लिए वैज्ञानिक पदार्थ के वजन और पानी की मात्रा को सटीक रूप से मापने के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर उसी वैज्ञानिक को रसोई में खाना बनाते समय एक कटोरी में 5 ग्राम नमक मिलाना हो तो वह नमक का वजन सही से नहीं माप पाएगा। वह अनुमान लगाएगा कि कितना नमक लगभग 5 ग्राम वजन का होगा और इसे करी में जोड़ देगा।
यदि वह गलती से प्रयोग में 5 ग्राम के स्थान पर 5.3 ग्राम रासायनिक पदार्थ मिला देता है तो उसे गलत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन अगर वह वास्तव में करी में 5.3 ग्राम नमक मिलाता है तो इससे करी के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसे देखते हैं। सटीक माप हमेशा आवश्यक नहीं होते हैं। यह अक्सर माप का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होता है। अनुमान लगाने का कौशल अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है और हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति पक रही चाय में आवश्यक 10 ग्राम चीनी के बजाय 20 ग्राम चीनी मिला सकता है और स्वाद खराब कर सकता है, यदि उसके अनुमान लगाने का कौशल अच्छी तरह से विकसित नहीं है। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, समयावधि आदि का सही अनुमान लगाने की क्षमता हमें वास्तविक माप करने में होने वाली परेशानी से बचाती है। एक रसोइया जो रसोई में सही अनुमान लगा सकता है, वह उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर व्यंजन पकाएगा जिसकी अनुमान कौशल अच्छी तरह से विकसित नहीं है। अध्याय की समीक्षा। कोई वस्तु गतिमान तब कही जाती है जब वह किसी स्थिर वस्तु के संबंध में अपनी स्थिति बदलती है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे सीधी रेखा में गति में कहा जाता है। एक गति को घूर्णी गति कहा जाता है यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदले बिना एक निश्चित अक्ष के चारों ओर एक गोलाकार पथ में घूमती है। किसी वस्तु की आराम की स्थिति के बारे में इधर उधर गति या कंपन को दोलन गति कहा जाता है। कंपन गति वह गति है जिसमें शरीर का एक हिस्सा दोलन गति से गुजरता है और शेष शरीर आराम की स्थिति में रहता है। वह गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है आवर्त गति कहलाती है। वह गति जो नियमित समय अंतराल पर दोहराई नहीं जाती गैर आवधिक गति कहलाती है। बिना किसी क्रम या दिशा के गति को यादृच्छिक गति के रूप में जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर माप की अलग अलग मानक इकाइयां बनाई गईं।